वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस। ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आज हम शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, जिस प्लैनेट में हम हैं वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ और नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब आपको देखना है। बायोलॉजी टर्म किससे डिराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड बायोस से, जिसका मतलब होता है लाइफ, और लॉजिया का मतलब है स्टडी। तो लाइफ की स्टडी किस में हम करते हैं? किस ब्रांच में? दैट इज़ नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। लाइफ को डिफाइन कैसे किया जाए? लाइफ क्या है? प्रॉपर्टी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कि नॉन लिविंग थिंग से उसको डिफ्रेंशिएट करती है, उससे डिस्टिंग्विश करती है। वो सारी प्रॉपर्टीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करती है, उसे हम लाइफ कहते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन, ये सारी जो फंक्शंस हैं ये सब क्या हो जाएंगे? ये नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, ये बस लिविंग में होते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई? ये जो कैरेक्टर्स लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंट करते हैं, उससे डिस्टिंग्विश करते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी लाइफ की या लिविंग थिंग्स की। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ एक लिविंग बीइंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और ग्रोथ में केवल साइज़ का ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ में मास और नंबर दोनों चीज़ का ग्रोथ, संख्या में भी बढ़ना और वेट में भी बढ़ना, इन दोनों को मिला करके हम ग्रोथ कहते हैं। अगर हम कहें कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ होती है, जैसे क्रिस्टल है, क्रिस्टल में भी ग्रोथ होती है, तो क्या ये लिविंग हो जाएगा? नहीं, ये लिविंग नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ जो नॉन लिविंग थिंग्स में होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, वो सरफेस पे होती है। सरफेस पे कुछ और मॉलिक्यूल्स आकर के अटैच होते हैं और उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। लेकिन जो लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, सेल के अंदर ग्रोथ होती है। सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो उसका वेट बढ़ रहा है, प्लस सेल में डिवीजन होता है जिससे कि नंबर्स बढ़ते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जब इंट्रिंसिक लेवल पे होती हैं, नंबर भी बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है, तो ये किस में होगा? केवल लिविंग बीइंग्स में होगा। नॉन लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होगी वो एक्सट्रिंसिक होगी। प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा होती रहती है, कॉन्टीन्यूअस होती है। पर क्या एनिमल्स में, जैसे पेड़ हैं, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, इनकी शाखाएं बढ़ती रहेंगी, इनके पत्ते गिरते रहेंगे, उगते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है क्या कि हमारी उंगलियां गिर रही हैं, फिर से निकल रही हैं, या हमारे हाथ पैर सालों साल बढ़ते जा रहे हैं? एक कांस्टेंट एज होती है, एक स्पेसिफिक एज होती है जहाँ पर जा कर के ग्रोथ रुक जाती है। तो एनिमल्स में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक होती है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। उस एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ होती है, लेकिन प्लांट्स में ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। रिप्रोडक्शन, ग्रोथ फर्स्ट फीचर हो गया। दूसरा फीचर है रिप्रोडक्शन। लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग बीइंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन क्या है? खुद की तरह के ऑफस्प्रिंग्स बनाना, उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की वजह से ही लाइफ की सर्वाइबिलिटी है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कुछ नहीं रहेगा, लाइफ कहीं नहीं रहेगी प्लैनेट पे। तो रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ एनी स्पीसीज। रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स के गैमीट फॉर्मेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मीन्स हैं।
जैसे फंजाई में स्पोर्स से होता है, हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग से होता है। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म है, उसको आप कहीं से भी काटो पूरा प्लेनेरिया बन जाता है, फ्लैटवर्म बन जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। स्पाइरोगायरा है, उसमें फ्रेगमेंटेशन से होता है। स्पोर्स भी बहुत तरह के स्पोर्स होते हैं फंजाई में। जू स्पोर्स होता है, ए प्लानोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। तो इस तरह स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में, अमीबा में, इनमें बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन जो है वो भी एक ग्रोथ का भी एक टाइप है। रिप्रोडक्शन कैसे हो? जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगी तो ही रिप्रोडक्शन होगा। कैसे? जैसे कि रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वो कैसे होगा? सेल डिवीजन के थ्रू होगा। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें बडिंग हो रही है, तो बड्स बन रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे हैं, इसमें भी क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। बाइनरी फिशन की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? फिर भी ग्रोथ हो रही है। तो ये रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को हम एक तरह से सिनोनिमस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस, जैसे केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसके मोनोसेक्राइड्स हैं, फैट्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इस प्रोसेस में इस बीच में, इस पाथवे में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बहुत से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, और बहुत से बड़े मॉलिक्यूल्स टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये पूरे टाइम जो एक प्रोसेस चल रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में चल रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर चल रहे हैं, ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में टू थिंग्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना है, ब्रॉड टर्म है जो उसमें दोनों चीज़ें हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब हुआ कि छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल का बनना, दैट इज एनाबॉलिज्म। छोटे मॉलिक्यूल मतलब जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या होगा? एनाबॉलिज्म। जब हम एक्सेस में अगर ग्लूकोज ले लें तो सारा ग्लूकोज यूटिलाइज उस दिन तो नहीं हो जाएगा, कुछ ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऐसे बहुत से छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। डाइजेशन प्रोसेस होता है तो उसमें बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, तो बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना, कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज में टूटना, लिपिड फैट्स का लिपिड और फैटी एसिड में टूटना, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स में टूटना, ये टूटने वाली प्रक्रिया जो है इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो बनना, बड़े मॉलिक्यूल्स का बनना और बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स का बनना, इन दोनों को एक साथ अगर हम कहा जाए तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह से सेवरल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं कॉन्स्टेंटली। बहुत से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और बहुत से मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। लेकिन क्या नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा होता है? नॉन लिविंग थिंग्स में ये मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेंस होता है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है? जो भी एक्सटर्नल चेंजेस हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस ये बॉडी के अंदर के भी चेंजेस या बॉडी के बाहर के चेंजेस, ये चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस मतलब क्या हुआ? फिजिकल चेंजेस मतलब कि जैसे हवा चल रही है हम उसको महसूस कर सकते हैं, लाइट है हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? कोई चीज़ आपने टच की, वाटर टच किया,
इसको आप फील कर रहे हैं, ये क्या है? केमिकल चेंज है। बायोलॉजिकल चेंजेस, कुछ भी आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल चेंजेस, बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, ये क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस। किसी मच्छर ने काट लिया, क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस। आप किसी मच्छर को बैठे हुए अपने ऊपर देख रहे हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस। आपने किसी चीज़ को छू दिया, उसमें कोई चेंजेस हुए, तो ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल चेंजेस। तो कोई भी स्टिमुलाई जो भी बाहर की का चेंज है, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल चेंज है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। ये इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल स्टिमुलाई जैसे हंगर है, थर्स्ट है, ये सब क्या है? इंटरनल स्टिमुलाइज हैं। तो इंटरनल स्टिमुलाइज और एक्सटर्नल स्टिमुलाइज इसको रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जैसे प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, जैसे लाइट है, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स, ये सारे क्या हैं? एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉर द प्लांट्स। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड जो होता है, फोटो पीरियड मतलब होता है डे और नाइट आवर्स का रेशियो, दैट इज़ नोन एज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड में हम प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डे प्लांट, नाइट प्लांट या फिर डे न्यूट्रल और नाइट न्यूट्रल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जब उनको लॉन्ग डे प्लांट जिनको कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट जो जिनकी फ्लावरिंग के लिए लंबा दिन चाहिए, लंबा दिन मतलब लंबा लाइट पीरियड, लंबा लाइट एक्सपोजर चाहिए, जो समर्स में जिनकी फ्लावरिंग होगी, वो कैसे प्लांट होंगे? लॉन्ग डे प्लांट। वो प्लांट जिनकी फ्लावरिंग विंटर्स में होंगी, उनमें लाइट पीरियड कम मिल रहा है, जाड़ों में दिन छोटा होता है तो उनको लाइट पीरियड कम मिल रहा है, तो वो कैसे होंगे? शॉर्ट डे प्लांट्स होंगे। कुछ प्लांट्स होंगे जिनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको क्या कहते हैं हम? डे न्यूट्रल प्लांट। तो इनके फ्लावरिंग क्या है? फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट है। तो फ्लावरिंग पे जब असर पड़ रहा है तो उसके रिप्रोडक्शन पे असर पड़ रहा है। तो फोटो पीरियड का असर रिप्रोडक्शन पे पड़ता है। इसी तरह से बहुत से एनिमल्स पे भी ब्रीडिंग पे असर पड़ता है इन लाइट पीरियड्स का। ह्यूमन बीइंग्स ही केवल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है। ओके, फिर है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ? डाइवर्सिटी मतलब हुआ कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स, हमारी अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या ये एक ही जगह प्रेजेंट है? हर ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट पाया जाता है? पोलर बियर हमारे यहाँ पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो इसी तरह से जो पोल्स पे जो एनिमल्स प्रेजेंट हैं वो प्लेन्स पे नहीं होंगे, प्लेन्स पे जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं पोल्स पे नहीं होंगे। लेकिन इक्वेटर रीजन पे क्या होगा? जो इक्वेटर रीजन है अर्थ का, वहाँ पे टेम्परेचर सूटेबल है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सूटेबल है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा पाए जाएंगे। जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो या जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, ठीक है, ह्यूमिडिटी नहीं हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो या टेम्परेचर बहुत लो हो, केवल आइस हो, तो वहाँ पे स्पीशीज़, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कम पाए जाएंगे क्योंकि उसको ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिल रही है। कुछ ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे जो उसमें अडेप्ट कर चुके हों, वही ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही हुआ कि जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। नॉमेनक्लेचर, अब ये बायोडाइवर्सिटी, इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हमें जो आइडेंटिफाइड हैं उनका हम नाम भी देंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनको जहाँ भी वो पाए जाएंगे उनको एक लोकल नाम दिया जाएगा, लेकिन ये जो लोकल नेम होंगे वो एक जगह से आप दूसरे जगह जाएं तो ये नाम आपको नोन नहीं होगा, उन लोगों को वो नाम नोन नहीं होगा। अगर कंट्री ही चेंज कर दें तो बिल्कुल ही नोन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आप एक ही प्लांट की बात कर रहे हो लेकिन आप दूसरी कंट्री में हो, हम आम की बात करें और हम कहें ही नहीं ये आम है, और यूएसए में वो बात करें नहीं है मैंगो है, हम बात कर रहे हैं दोनों एक ही चीज़ की, तो ये लोकल नेम की वजह से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। इस वजह से नॉमेनक्लेचर होना
ज़रूरी है कि एक नाम, एक साइंटिफिक नेम ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म हर जगह पूरे वर्ल्ड में, अर्थ में, जहाँ पर भी उसी नाम से जाना जाए। अगर हम किसी एक सिस्टम पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमें अगले को पता हो कि हाँ यही वो उसी सिस्टम पे रिसर्च है। ये नहीं कि उसे लगे कि ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरे प्लांट पे कर रहा है और हम दूसरे प्लांट पे कर रहे हैं, इससे कन्फ्यूजन होगा। तो इसलिए एक यूनिवर्सल नेम होना चाहिए। जैसे SI यूनिट की बात करते हैं हम, यूनिट, वो यूनिट जैसे मीटर, ग्राम, सेकेंड, इसकी जब हम बात करते हैं तो वही हर जगह फॉलो होता है। इसी तरह ये नॉमेनक्लेचर भी है जो कि हर जगह फॉलो होगा। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स हम जिनके बारे में जान चुके हैं उनके बारे में डिटेल स्टडी और उनको नाम देना, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ICBN क्या करता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब ये प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि प्लांट्स, कोई भी नया प्लांट होगा जो कि अभी तक नोन नहीं था, उसको वो अगर कहीं से मिलता है तो वो उसको नाम देगा, किस फैमिली में है, किस कैटेगरी में है, वो उसको उसके अंदर डालेगा। इसी तरह से अगर ऑर्गेनिज्म, अगर एनिमल है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का फादर किसे कहते हैं? कार्ल्स लीनियस को। इन्होंने नॉमेनक्लेचर में 2 कंपोनेंट डाले, पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम। कार्ल्स लीनियस का नेम नॉमेनक्लेचर कहा जाता है। अब जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करते हैं इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, तो उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं? कि जब बायनॉमियल नेम दिया जाता है तो ये बायनॉमियल नेम लैटिन वर्ब में होता है और इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। जब भी हम लिखेंगे तो इसको इटैलिक्स में, जब हम टाइप करेंगे तो हमेशा बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम हम इटैलिक्स में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए मैंगीफेरा इंडिका को इटैलिक्स में लिखा गया है। लेकिन अगर हम हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं, तो उसको इटैलिक्स में तो हम लिख नहीं पाएंगे। उसको क्या करते हैं? लिख करके उसको अंडरलाइन कर देना होता है। तो ये रूल है कि नॉमेनक्लेचर का, कि आपको ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम कैसे लिखना है। फर्स्ट नेम जो होता है वो क्या होगा? जेनस, और सेकंड नेम जो होता है वो होता है स्पीशीज़। तो इसमें मैंगीफेरा क्या हुआ? जेनस, और इंडिका क्या हुआ? स्पीशीज़। फर्स्ट नेम जेनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होगा और स्पीशीज़ इंडिका का जैसे देखिए फर्स्ट लेटर आई स्मॉल से शुरू होगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे हम इसको लिखते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड करना, इसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। जैसे कि एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अगर, तो उन स्टूडेंट्स को उनके कैरेक्टर्स, उनके नॉलेज के बेसिस पे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। ये क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। टेक्सॉन क्या है? द साइंटिफिक टर्म फॉर एनी यूनिट। जो भी साइंटिफिक टर्म दिया जाता है साइंस में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए, उसको हम कहते हैं टेक्सॉन। टेक्सोनॉमी, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन की, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्ल्स लीनियस। सिस्टेमेटिक्स, सिस्टेमेटिक्स टर्म ये डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से। सिस्टेमा मतलब क्या होता है? कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं? उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, जो उनके बेसिक कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा कि ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन में कि उस पर रिप्रोडक्शन का क्या मोड है, रेस्पिरेशन किस तरह से कर रहा है, डाइजेशन किस तरह से कर रहा है, उसके अपेंडेजेस किस तरह के हैं, तो उनके बेसिस पे, और सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, टिश्यू ग्रेड है, सेल ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है, तो इनके बेसिस पे
एनिमल्स का या प्लांट्स का डिवीजन किया जाता है, उनका अरेंजमेंट किया जाता है, इसी को हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक्स में लिविंग फॉर्म्स जितने भी हैं, जितने भी लाइफ हैं, उनका प्रेजेंट से क्या रिलेशन है, कोई भी अगर आइडेंटिफाई हुआ ऑर्गेनिज्म, उसका पास्ट से क्या रिलेशन है, वो किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ होगा, किससे किससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर मिल रहे हैं, किससे उसके कैरेक्टरिस्टिक एकदम डिस्टिंग्विश हैं, तो इनका स्टडी हम सिस्टमेटिक्स में करते हैं। लीनियस ने अपना पब्लिकेशन किस में दिया था, सिस्टेमा नेचुरी में। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये टाइटल था उनके पब्लिकेशन का, सिस्टेमा नेचुरी। नेक्स्ट लेक्चर में टेक्सोनॉमिक कहते वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ भी था इसमें, लेकिन एक बार इसको पढ़ लीजिए और जो भी दिया हुआ है इसका नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।